सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है बिहेवियर। तो बिहेवियर होता है द वे इन विच वन एक्ट्स और कंडक्ट वन सेल्फ स्पेशली टुवर्ड्स अदर, यानी कि किसी दूसरे की तरफ आप कैसे एक्ट करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं, वही चीज़ क्या कहलाता है बिहेवियर। जैसे कि एज ए स्टूडेंट योर बिहेवियर विल बी डिफरेंट, यानी कि एज ए स्टूडेंट आप टीचर से या फिर क्लासमेट से अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग तरीके से एक्ट करते हैं। वहीं पे वाइल एज अ फ्रेंड यू विल बिहेव इन अनदर वे, और अगर आपका कोई दोस्त है, आप दोस्तों के साथ है, तो आपका बिहेवियर कुछ अलग रहेगा। उसी तरह से एज ए सन और डॉटर यू विल बिहेव इन अनदर वे, और आप अपने मम्मी पापा के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो मतलब कि आप अलग अलग रोल के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो हिंस ऑल हैव डिफरेंट बिहेवियर वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल, यानी कि अलग अलग रोल परफॉर्म करते वक्त आप अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो सिमिलरली एज ए कंज्यूमर और कस्टमर, इसी तरह से जैसे अगर आप कंज्यूमर कस्टमर हैं तो आपका भी बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है, यानी कि वन बिहेव इन डिफरेंट वे। तो few consumers like to eat at road street whereas a few consumers like to in restaurant only, यानी कि कुछ कस्टमर्स को होता है कि वो जो रोड स्ट्रीट पे होता है, जो ठेले की दुकान होती है वहाँ पे खाना पसंद करते हैं। वहीं पे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से इन रेस्टोरेंट few consumers drink packaged drinking water such as बिस्लेरी और एक्वाफिना whereas few consumers drink normal water। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कस्टमर्स होते हैं जो रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यानी कि बोतल वाला वाटर मांगते हैं। वहीं पे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल वाटर भी पी लेते हैं। इसी तरह से फ्यू प्रोडक्ट्स वन लाइक टू शॉप ऑनलाइन वेयरएज फॉर फ्यू प्रोडक्ट मॉल और शॉप। इससे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कुछ प्रोडक्ट के लिए तो वो ऑनलाइन प्रीफर करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे। वहीं पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके लिए वो खुद शॉप पे जाके परचेज करना चाहते हैं, मॉल में जाएंगे, शॉप पे जाएंगे। तो यानी कि एंड मेनी मोर बिहेवियर इज शोन बाय कस्टमर्स वाइल परचेजिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते वक्त तो उसको यूज़ करते वक्त अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो किया जाता है अलग अलग कंज्यूमर्स द्वारा। तो ऑल कंज्यूमर्स वेदर इंडिविजुअल ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन बाई एंड यूज प्रोडक्ट, कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, सब के सब क्या करते हैं कि प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, बाई करते हैं। तो वो इन बिटवीन बाइंग एंड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट दे परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज। तो जब वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं तो उस ड्यूरेशन में वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग कंज्यूमर द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, जिसमें से कि कुछ कॉमन एक्टिविटीज है। जैसे कि दे सेलेक्ट द प्रोडक्ट, सभी कंज्यूमर्स पहले प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले सेलेक्ट करते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। उसके बाद दे बाय द प्रोडक्ट, देन दे यूज द प्रोडक्ट एंड देन फाइनली डिस्पोज द प्रोडक्ट, यानी कि पहले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको खरीदेंगे, फिर उसके बाद यूज करेंगे, उसके बाद डिस्पोज करेंगे, यानी कि चाहे वो नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे, या फिर रीयूज कर देंगे अगर वो रीयूजेबल होगा तो। आइए हम फिगर से समझने की कोशिश करें। तो इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उनको जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रोडक्ट को वो लोग बाई करते हैं, बाय द प्रोडक्ट, देन यूज द प्रोडक्ट एंड देन फाइनली डिस्पोज द प्रोडक्ट। और ये सारी एक्टिविटीज क्यों होती है? टू फुलफिल देयर नीड एंड वांट्स। तो जो कस्टमर की, कंज्यूमर्स की जो नीड एंड वांट्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं, यूज करते हैं और डिस्पोज करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को परचेज करने से लेके प्रोडक्ट को डिस्पोज करने की है, तो अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग टाइप के बिहेवियर शो की जाते हैं कंज्यूमर्स द्वारा। तो इनके स्टडी को ही क्या कहते हैं? कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर खरीदते वक्त कैसा बिहेवियर शो कर रहा है उसके स्टडी को ही कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहते हैं। यानी कि studying behavior of consumers while performing these activities is known as consumer buying behavior। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या है। मीनिंग यही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज यानी सिलेक्शन से लेके उसके डिस्पोजल तक जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसकी स्टडी को ही कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन देख लेते हैं कि कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन सिंपल सा है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स सर्विस आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर एंड नीड एंड वांट्स। यानी कि कंज्यूमर चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप्स में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कैसे प्रोडक्ट को बाई कर सेलेक्ट करते हैं, बाई करते हैं, यूज करते हैं और डिस्पोज करते हैं अपनी नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए। उसी की स्टडी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो ये डिफिनेशन दी गई थी फिलिप कोटले द्वारा। बात कर ले नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की। तो कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले चीज की वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये क्या है? कस्टमर टू कस्टमर चेंज होता है, वेरी करता है। किसी एक कस्टमर का अलग बिहेवियर होगा तो किसी दूसरे कस्टमर का अलग बिहेवियर होगा। प्रोडक्ट सेम होगा लेकिन बिहेवियर क्या होगा? अलग होगा। और वो अलग क्यों होता है? क्योंकि ये सभी कस्टमर्स के अपने कल्चर, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना सोशल क्लास होता है और उसकी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, वो वेरी करता है।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वेरी करता है। यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको कस्टमर लार्ज क्वांटिटी में परचेज करता है, वहीं पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको वो लेस क्वांटिटी में परचेज करता है। आप बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के केस देखते होंगे, जैसे कि जो आप फूड आइटम्स हैं उनको क्या है नॉर्मली आप जो है लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वहीं पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप सिंगल क्वांटिटी में ही परचेज करते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया। तो ये जो है नंबर सिंगल नंबर या डबल नंबर में ही आप परचेज करते हैं, लेकिन जो फूड आइटम्स हैं उनको आप जो है लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पर परचेज करके रख लेते हैं। तो अलग प्रोडक्ट के लिए अलग बिहेवियर कंज्यूमर्स जो है शो करता है। इसी तरीके से अलग अलग कस्टमर अलग अलग बिहेवियर शो करता है। जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग भी जो है वहाँ पर क्या है कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है। और रूरल के कंज्यूमर्स का बिहेवियर आप देखेंगे तो अलग होगा, अर्बन के कंज्यूमर्स का बिहेवियर देखेंगे तो वो भी क्या है अलग है। अब जैसे रूरल में नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे इनकम नॉर्मली लो होती है, तो वहाँ पर लोग सैचेट्स में जो आते हैं प्रोडक्ट्स उनको परचेज करना पसंद करते हैं। वहीं पर अर्बन में क्या है कि इनकम हाई रहती है, तो वहाँ पर क्या है कि बार-बार शॉप पे कौन जाके परचेज करेगा, तो वो जो है बॉटल्स में या फिर लार्ज क्वांटिटी में जो है वहाँ पर परचेज करते हैं। तो रूरल और अर्बन में आपको वहाँ पर बिहेवियर में चेंज दिखेगा कंज्यूमर्स के। नेक्स्ट है वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि ये जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज हो सकता है कि कोई कंज्यूमर लेस क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो इन फ्यूचर जो है उसकी इनकम ग्रो कर जाती है, इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है और वो जो है अब लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना स्टार्ट कर देगा। आज एक कंज्यूमर है वो जो है लोकल प्रोडक्ट्स परचेज करता था, इन फ्यूचर चल के जो है उसकी इनकम इंक्रीज होती है और जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्ट कर सकता है। क्लियर? आज जो है वो कार साइकिल परचेज करता है, कल कार परचेज करेगा, परसों हो सकता है इनकम और ग्रो करेगी वो और भी कोई महंगी चीजें परचेज करना स्टार्ट कर देगा। तो कंज्यूमर का बिहेवियर भी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आज आप गोल्ड परचेज नहीं कर पा रहे हो, कल आपके पास इनकम होगी, आप गोल्ड परचेज करोगे, डायमंड परचेज करोगे। नेक्स्ट जो कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इंफॉर्मेशन सर्च। यहाँ पर जो है कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सर्च करता है और उसके बाद ही जो है वो प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, यही तो है कि वो जो है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले इंफॉर्मेशन सर्च करता है। आपको कार परचेज करनी है तो पहले कार के कौन से ब्रांड हैं, क्या माइलेज है, क्या फीचर्स हैं, उन सभी को आप जो है आइडेंटिफाई करते हो, उनको एनालाइज़ करते हो, उसके बाद जो है आप फाइनल डिसीजन लेते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, बट ऑब्जर्व होता है कि मार्केट में एक नीड को फुलफिल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है, कंज्यूमर को सेलेक्ट करना होता है कि उसको कौन-सा प्रोडक्ट जो है परचेज़ करना है और उसको सिलेक्शन के पीछे यानी कि डिसीजन मेकिंग के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग भी होता है कि कौन-सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, कब परचेज़ करना है, कैसे जो है उसको कंज़्यूम करना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स। तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स जैसे सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल, पर्सनल, इन सभी फैक्टर्स से जो है इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारे फैक्टर ही जो है आगे हम आगे चल के इन डिटेल इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर्स। मार्केटर के लिए जो है कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मार्केटर यानी कि जो मार्केटिंग कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं उनके पास ये नॉलेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, तो वो जो है आसानी से अपने मार्केटिंग मिक्स को लेकर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे कि उनको क्या प्राइस रखनी है, क्या प्रोडक्ट रखना है, पैकेजिंग कैसे रखनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, कहाँ पर अपना प्रोडक्ट जो है उनको सेल करना है, होलसेलर के साथ सेल करना है या रिटेलर के जरिए सेल करना है या फिर डायरेक्ट सेल करना है, ऑनलाइन सेल करना है या फिर किसी और मोड ऑफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करना है। तो ये जो है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं। बात कर लें इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग डिसीजन। तो मार्केटिंग डिसीजन में कंज्यूमर बिहेवियर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहली चीज कि जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करते हो तो इससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट फैक्ट्स जो है निकल कर सामने आते हैं कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, कब परचेज करता है, कैसे परचेज करता है, क्या कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पर पता चलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं। सपोज करें कि कोई ब्रांड है वो जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लार्ज बोतल में ही जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है उसी प्रोडक्ट को स्मॉल पैकेट में आप जो है सेल कर सकते हो। या फिर जैसे कि आपने टाटा की नैनो देखी, तो उन्होंने क्या किया कि भाई सभी लोग जो है यहाँ पर 8-9 लाख 10 लाख की गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है या लोअर क्लास इनकम ग्रुप है उनको कार कैसे परचेज कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उन्होंने 1 लाख की जो है वहाँ पर गाड़ी लॉन्च कर दी। तो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने में कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है। सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, यानी कि आपका जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका टारगेट मार्केट कौन होगा, उनका टारगेट कस्टमर कौन होगा, ये जो है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करके ही जो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कौन से कंज्यूमर हैं, किस मार्केट में मिलेंगे, रूरल में मिलेंगे, अर्बन में मिलेंगे, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन है मार्केटिंग मिक्स, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या होगी, प्रमोशन कैसे करनी है, सेल्स प्रमोशन करना है या फिर एडवर्टीजमेंट करना है या फिर
फिर पब्लिक रिलेशंस के ज़रिए प्रमोशन करना है, तो कैसे आपको जो है प्रमोशन करना है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल होगा, प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, वो जो है आप यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके आप जो है उसके लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एंड डिसीजन रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप डायरेक्ट जो है वहाँ पर प्रोडक्ट को सेल करोगे, होलसेलर, रिटेलर के ज़रिए प्रोडक्ट सेल करोगे, या फिर कोई और मोड ऑफ चैनल जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हो, या फिर हाइब्रिड चैनल का वहाँ पर आप यूज़ करते हैं। यानी कि आप अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक कैसे पहुँचाएँगे, तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेने में कंज्यूमर बिहेवियर जो है वहाँ पर हेल्प होता है, क्योंकि कंज्यूमर की बिहेवियर को आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंज्यूमर जो है ऑनलाइन परचेज कर रहा है, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है रिटेलर के पास जाता है, या फिर जो है वो मॉल्स में जाता है। तो जब आप इस चीज़ को स्टडी करेंगे तभी तो आप डिसाइड कर पाएँगे कि आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर जो है इन सभी चीज़ों में कंज्यूमर बिहेवियर जो है मार्केटिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कंपनीज़ की। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन हैव सम नीड, वांट एंड डिमांड। सभी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप हो, उनकी कुछ नीड एंड वांट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं। उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। और एवरी कंज्यूमर फॉलो प्री डिफाइंड स्टेप्स फॉर बाइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि चाहे जो भी कस्टमर हो, कंज्यूमर हो, कुछ स्टेप्स होते हैं जो सभी कंज्यूमर स्टेप्स को फॉलो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से कंज्यूम करने तक। तो उसी स्टेप्स को जो वो फॉलो करता है प्रोडक्ट को परचेज करने से कंज्यूम करने तक, उसी स्टेप्स को क्या कहते हैं, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो आइए चलिए एक एग्जांपल के साथ स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए कि यू वांट्स टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, अब आगे आपको और पढ़ाई करनी है। तो अब आपकी नीड क्या है, आपको आपकी वांट क्या है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो अब अगला काम क्या करेंगे, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगला स्टेप होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस कोर्स में करें, कहाँ से करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, कौन से कॉलेज से करें, कौन से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इन सब के बारे में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, यानी विल सर्च इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्जाम्स एक्सेट्रा। जब आपने इन्फॉर्मेशन सर्च कर लिया डिफरेंट कोर्सेज के बारे में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, तो अगला स्टेप आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगला अब आप इवैल्यूएट करेंगे कि जो भी कोर्सेज आपने देखे उसमें से बेस्ट कोर्स कौन सा होगा, उसमें से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होगी, बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फीस, प्लेसमेंट एक्सेट्रा। जो भी डिमांड, जिसकी कोर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, इन सब के बेसिस पे आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद आप क्या करेंगे, जब आपने इवैल्यूएट कर लिया, आपको पता चलेगा ये कोर्स अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है उस कोर्स में आप एडमिशन ले लेंगे। यानी कि फाइनली यू विल टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज पर डिसाइडेड बाई यू। मतलब कि आपने जो भी कोर्स डिसाइड किया कि आपको इस कोर्स में, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आप एडमिशन ले लेंगे। और एडमिशन लेने के बाद फिर क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी यू विल बी आइदर सेटिस्फाइड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, टीचिंग, प्लेसमेंट, या फिर डिससेटिस्फाइड। यानी कि आप कोई भी कहीं भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, टीचिंग स्टाइल से, प्लेसमेंट से या तो आप सेटिस्फाई होंगे या तो डिससेटिस्फाई होंगे। और उसके बेसिस पे ही आपका आगे का एक्शन होगा कि आप किसी को वो कॉलेज या वो यूनिवर्सिटी रिफ़र करेंगे या फिर नहीं रिफ़र करेंगे। तो नॉर्मली सभी कस्टमर या सभी कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट के केस में यही स्टेप्स फॉलो करते हैं कि पहले वो अपनी नीड या अपनी वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं, देन एवेलुएट करते हैं अल्टरनेटिव्स को, फिर वो परचेज करते हैं और फाइनली या तो वो सेटिस्फाई होंगे या फिर डिससेटिस्फाई होंगे, यानी पोस्ट परचेज बिहेवियर शो करते हैं। तो यही स्टेप्स है कि पहला क्या है, पहला यू वांट टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते थे, तो आपने अपनी नीड को आइडेंटिफाई किया या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन सर्च किया अपनी नीड या अपनी वांट को फुलफिल करने के लिए, या आपकी जो भी नीड है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको फुलफिल कैसे होगा उसके लिए इन्फॉर्मेशन सर्च किया। इन्फॉर्मेशन सर्च के बाद आपने जो भी अल्टरनेटिव्स थे उसको इवैल्यूएट किया। जैसा कि आपको पता है कि एक नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो सारे तो नहीं खरीद सकते, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको इवैल्यूएट करना होगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा किस प्राइस में, किस क्वालिटी का चाहिए, तो आप इवैल्यूएट करके उसको क्या करते हैं, फाइनली परचेज कर लेते हैं, परचेज डिसीजन, फोर्थ स्टेप। एंड फाइनली फिफ्थ स्टेप क्या होगा, पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि परचेज करने के बाद आप कैसा बिहेवियर शो करते हैं, या फिर आप सेटिस्फाई होंगे या तो डिससेटिस्फाई होंगे तो डिलाइटेड होंगे। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कंप्लीटली क्या है 5 स्टेप्स कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस का। तो सबसे पहली चीज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन और नीड आइडेंटिफिकेशन, कि आपको आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी नीड किस चीज़ की है, किस प्रोडक्ट की है, किस सर्विस की है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है या रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कि आपको भूख लगी है या फिर आपको एजुकेशन चाहिए या फिर कुछ और चाहिए। इस तरह से दूसरा स्टेप होगा, उसके बाद जब आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको
इन्फॉर्मेशन सर्च करना होगा कि आपको आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो नीड है वो किस चीज़ से फुलफ़िल हो सकती है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट से फुलफ़िल हो सकती है। अब इन्फॉर्मेशन सर्च आप पर्सनल सोर्सेस से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फैमिली से पूछ सकते हैं, फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट में देख के आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या फिर आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो कभी, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उन ऑप्शंस को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना मतलब कि आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा आपके लिए, यानी कि सस्ते में अच्छा, प्राइस भी ठीक ठाक हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो आपको उसके बेसिस पे कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, परचेज डिसीजन, यानी कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है और आप वो परचेज कर लेते हैं, यानी सिलेक्टेड एंड पेड फॉर द प्रोडक्ट। अब जब आपने परचेज कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसको यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आपका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा, तो उस बिहेवियर को क्या कहते हैं, पोस्ट परचेज बिहेवियर। यानी कि आप यूज़ करने के बाद या तो सेटिस्फाई होंगे, या तो डिलाइटेड होंगे, या तो डिससेटिस्फाई होंगे। डिलाइटेड यानी कि आपने जो भी मनी पे की है उससे ज़्यादा की वैल्यू आपको मिल जाती है, तो आप डिलाइट हो जाते हैं, या फिर जितने आपने मनी पे की है उसके आसपास की वैल्यू आपको मिलती है तो आप सेटिस्फाई होते हो। अगर आपने जितना मनी पे किया उससे कम की वैल्यू की आपको प्रोडक्ट या सर्विस मिलता है तो फिर आप डिससेटिस्फाई होते हैं, और इसी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं, जैसे कि पब्लिक एक्शन या प्राइवेट एक्शन। प्राइवेट एक्शन जैसे कि आप अगर डिससेटिस्फाई हुए तो आप नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट मत लेना, ये बेकार प्रोडक्ट है। या फिर आप एक्शन, पब्लिक एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि कॉस्टली प्रोडक्ट था तो आप जो है उस पर केस भी कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और अगर सेटिस्फाई हैं, डिलाइटेड है, तो आप पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन भी करेंगे। तो यानी कि प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो भी आप बिहेवियर शो करते हैं वो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आ जाता है। तो ओवरऑल यही कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होता है। सभी कस्टमर्स या कंज्यूमर्स कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई भी सर्विस अवेल करते हैं, तो ये स्टेप्स को फॉलो नोइंगली या अननोइंगली फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी नीड को, इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं उसके लिए, अल्टरनेटिव जो भी होते हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर परचेज करते हैं और पोस्ट परचेज बिहेवियर शो करते हैं। तो यही कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस होता है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी कि वो स्टेप्स, वो प्रोसेस जो कि किसी भी कंज्यूमर द्वारा फॉलो किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए। तो नॉर्मली ये वही स्टेप्स होते हैं जो हम लोग खुद जो है अपनी लाइफ में किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए फॉलो करते हैं। क्लियर? तो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी और प्रोसेस दैट कंज्यूमर्स गो थ्रू व्हेन डिसाइडिंग टू परचेज एंड कंज्यूम अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए जिन भी स्टेजेस को, जिन भी स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, वही कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है, तो दैट इज कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो नॉर्मली जो है आपको 6 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। कहीं कहीं पे आपको जो है 5 स्टेजेस जो है देखने को मिलते हैं। नीड रिकॉग्निशन, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जो है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। यहाँ पर हम 6 स्टेप प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। जो 5 स्टेप प्रोसेस है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर पहला स्टेप क्या हो जाएगा, तो दैट इज नीड रिकॉग्निशन। क्लियर? पहला स्टेप क्या हो गया, नीड रिकॉग्निशन। देन सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, देन प्री परचेज इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, देन फोर्थ है परचेज, देन फिफ्थ है कंजम्पशन एंड सिक्स्थ है पोस्ट कंजम्पशन इवोल्यूशन एंड डाइवेस्टमेंट। तो एक एक करके हम सभी स्टेजेस को यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज नीड रिकॉग्निशन। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें, हमारी जो नीड है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। गुड्स या सर्विस को हम तभी परचेज करेंगे ना जब हमें उस चीज़ की नीड होगी। क्लियर? जैसे कि हमें पता है कि आगे एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो हमें ब्लैक और ब्लू बॉल पेन की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी नीड होगी, तो हम क्या करते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को जाके खरीद लेते हैं। क्लियर? तो नीड रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर नीड को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि उसको किस चीज की जरूरत है उसको रिकॉग्नाइज करता है। ऐसे नहीं कि चला गया मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके लेके आ गया, नहीं, उसको पहले नीड को रिकॉग्नाइज करता है। तो द फर्स्ट स्टेज इन द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस वेयर अ कंज्यूमर आइडेंटिफाइज एन अनमेट नीड और प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अ सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसे अनमेट नीड, यानी कि वो नीड जो फुलफिल नहीं हुई है, उस चीज को पहले कस्टमर क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। क्लियर? अब ये जो नीड है ये दो फैक्टर की वजह से आते हैं।
पहला इंटरनल स्टिमुलाई। इंटरनल स्टिमुलाई का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर के अंदर से ये नीड जो है आ रही है। स्टिमुलाई का मतलब कि समथिंग दैट कॉजेज एक्टिविटी, यानी कि प्रोत्साहित करती है। तो इंटरनल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कस्टमर को मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम्हें इस चीज की जरूरत है। जैसे कि कस्टमर को भूख लग गई तो उसको खाने की जरूरत है, थर्स्ट है, प्यास है तो पानी की जरूरत है, कोई नया गैजेट चाहिए उसको, क्लियर, कि जैसे कि कोई काम कर रहा है तो वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ गैजेट चाहिए। तो इंटरनल स्टिमुलाई यानी कि कंज्यूमर को है खुद से जो है उसको कुछ नीड वहां पर जनरेट होती है। वहीं पर एक्सटर्नल स्टिमुलर की वजह से भी नीड जो है जनरेट हो सकती है। जैसे कोई एडवर्टीजमेंट देख लिया, किसी दोस्त ने कुछ रिकमेंड कर दिया, क्लियर, एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, उसकी वजह से जो है आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जब कोई नीड आपसे रिलेटेड होती है, आपको भूख लगी, आपकी थर्स्ट लगी, आपको कुछ नया गैजेट चाहिए, तो दैट इज इंटरनल स्टिमुलाई। और जब कोई नीड किसी बाहर के फैक्टर की वजह से जनरेट होती है तो दैट इज एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दैट इज नीड रिकॉग्निशन। कस्टमर पहले नीड को रिकॉग्नाइज करता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जो कि उसका सोल्यूशन चाहिए होगा, कोई ऐसी अनमेट नीड होगी जिसको फुलफिल करना होगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। जब उसको पता चल जाता है कि उसको किस चीज की नीड है, अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करता है, वो सर्च करता है, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। यानी कि जो कस्टमर की नीड है उस नीड को कैसे फुलफिल किया जा सकता है उसके लिए जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च करता है। तो द प्रोसेस वेयर कंज्यूमर एक्टिवली सीक एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज बिफोर मेकिंग अ परचेज डिसीजन। तो यहां पर क्या है कि यहां पर उस नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसको जो है वो सर्च करता है। तो दिस प्रोसेस कैन बी इंटरनल, यानी कि यहां पर जो है आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं कि हाँ मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये खाया था, फिर जाके आप वो हिस्से को रीऑर्डर कर देते हैं, क्लियर। या फिर ये एक्सटर्नल हो सकता है, यानी कि आप जो है किसी वेबसाइट पे गए, वहां पर रिव्यूज पढ़ रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, फ्रेंड्स या फैमिली से पूछते हो, तो ये एक्सटर्नल सोर्स से भी जो है आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्सटर्नल सोर्स से या फिर इंटरनल सोर्स, दोनों सोर्स से जो आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड मेक मोर इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। तो जब आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो इससे क्या होता है कि इससे उस प्रॉब्लम को आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हो और सही डिसीजन लेकर जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात कर लें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कहां कहां से मिल सकती है। तो सबसे पहला सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहला पर्सनल, यानी फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल नेटवर्क से। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप अपने पेरेंट्स से पूछने चले गए या फिर दोस्त से पूछा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्लियर। तो पर्सनल। कॉमर्शियल, आप एडवर्टीजमेंट सर्च करोगे, वेबसाइट सर्च करोगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करोगे कि भाई हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास से मिल जाएगा। इसी तरीके से पब्लिक, यानी कि कंज्यूमर रिपोर्ट, ऑनलाइन फोरम या फिर मीडिया है, वहां से आप जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है आप उससे जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्लियर। तो आपने नीड को रिकॉग्नाइज किया, उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस नीड को सॉल्व करने के लिए आपने इन्फॉर्मेशन सर्च की, क्लियर। अब जो है जब आप इन्फॉर्मेशन सर्च करने जाते हो तो वहां पर आपको एक ही नीड को फुलफिल करने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। जैसे भूख लगी है तो बर्गर भी है, पिज्जा भी है, इडली डोसा भी है, आप कुछ भी मंगवा के खा सकते हो। तो अब कौन सी चीज मंगवाई जाए आप क्या करते हो, उसको इवेलुएट करते हो। प्री परचेज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको जो है आप इवेलुएट करते हो, उसको आप कंपेयर करोगे, क्लियर। जैसे कि कार परचेज करना है तो कार कौन सी परचेज की जाए, महिंद्रा की, टाटा की या फिर किसी दूसरे ब्रांड की, ठीक है। तो कौन सी परचेज की जाए तो इसको पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा ना। तो कंज्यूमर कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑप्शंस अगेंस्ट देयर नीड एंड प्रेफरेंसेस। तो उनकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हैं उनको जो है वो कंपेयर करते हैं। कोई आपकी एक नीड को फुलफिल करने के लिए कोई एक प्रोडक्ट तो है नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो कौन सा परचेज किया जाए तो उसके लिए पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। इवेलुएट आप किस क्राइटेरिया पे करते हो, प्राइस के बेसिस पे कर सकते हो, क्वालिटी के बेसिस पे कर सकते हो, ब्रांड का रेपुटेशन क्या है मार्केट में उसके बेसिस पे कर सकते हो, फीचर्स क्या हैं या फिर कस्टमर ने क्या रिव्यूज दिए हैं उसके बेसिस पे जो है आप कंपेयर कर सकते हो। भाई 3 ब्रांड के कार हैं तो एक ब्रांड को जो है कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा मिला है और एक ब्रांड को जो है कस्टमर का फीडबैक बहुत खराब मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर ने जिस ब्रांड के लिए फीडबैक खराब दिया उस ब्रांड को जो है आप परचेज नहीं करोगे। आप किसको परचेज करोगे, जिसके लिए रिव्यूज अच्छे हैं। इसी तरीके से आप अगर बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो कौन सा कार है जो आपके बजट में आ रहा है आप उसके हिसाब से जो है डिसाइड करोगे, क्लियर। तो इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए उसको आप इवोल्वेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड रेपुटेशन
स्पेसिफिकेशन, फीचर और रिव्यूज। क्लियर? जब आप इवैल्यूएट कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है आपके लिए सही है। क्लियर? तो फिर आप क्या करते हो? परचेज कर लेते हो। बाइंग द फाइनल सिलेक्टेड प्रोडक्ट, तो जो भी आपने इवैल्यूएशन करने के बाद, कंपेयर करने के बाद जो भी प्रोडक्ट को फाइनल किया उसको आप क्या करोगे? परचेज कर लोगे। तो दिस इज द स्टेज वेयर द कंज्यूमर डिसाइड्स व्हिच प्रोडक्ट और सर्विस टू बाई। क्लियर? तो जब वो परचेज कर लोगे, जब आप कोई भी प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है कोई भी प्रोडक्ट है उसको फाइनल कर लिया और उसको परचेज कर लेता, अब ये क्या करेगा? वो कंज्यूम करेगा, यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। दैट इज नेक्स्ट स्टेप, कंजम्पशन। तो एक कंज्यूमर यूटिलाइजेज और यूजेज अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई अ नीड और डिजायर। तो जो भी प्रोडक्ट उसने नीड को रिकॉग्नाइज करने के बाद, इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद परचेज किया था, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को, उस सर्विस को जो है क्या करता है? वो कंज्यूम करता है, यूज करता है। क्लियर? यानी कि अब कस्टमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने क्या किया? उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसके बाद आपका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, या तो उस प्रोडक्ट को यूज करके आप सेटिस्फाई होगे, या फिर उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप डिससेटिस्फाई हो गए। आपने जिस भी एक्सपेक्टेशन के साथ कोई प्रोडक्ट परचेज किया था, या तो वो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा या फिर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। क्लियर? तो दैट इज पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन। पोस्ट कंजम्पशन यानी कि कंज्यूम करने के बाद आप क्या इवैल्यूएट करते हो? तो द कस्टमर असेसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस आफ्टर परचेज। तो परचेज करने के बाद जब कस्टमर प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो उसके बाद उसका क्या असेसमेंट था, यानी कि क्या वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क था या फिर नहीं था। तो कंपेयरिंग देयर एक्सपेक्टेशंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो कस्टमर सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कस्टमर क्या करता है? कंपेयर करता है कि उसने क्या एक्सपेक्ट करके प्रोडक्ट को परचेज किया था और एक्चुअल में उसकी क्या परफॉर्मेंस है। क्लियर? तो जो एक्सपेक्ट किया था उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की, तो कस्टमर क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो कस्टमर क्या होगा? डिससेटिस्फाई होगा। दिस इवैल्यूएशन इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर परचेजिंग, ब्रांड लॉयल्टी एंड वर्ड ऑफ माउथ। ये पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब यहां पर कंपेयर करता है एक्सपेक्टेशन को और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कस्टमर, तो उसके बेसिस पे तो सेटिस्फाई होगा, डिससेटिस्फाई होगा। अगर वो डिससेटिस्फाई हो गया तो आगे चल के दोबारा से वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा, ब्रांड के लिए लॉयल नहीं होगा और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, यानी कि अपने दोस्तों से उस प्रोडक्ट की बुराई करेगा। क्लियर? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में जो है, पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन में कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो जो कंपनी है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो फिर वो क्या करेगा? कस्टमर बार बार उसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेगा और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, यानी कि दूसरों को भी बोलेगा कि आप इसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करिए, तो कंपनी का सेल्स ऑटोमेटिकली क्या होगा? ग्रो करेगा, अप जाएगा। क्लियर? तो पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन यहां पे क्या होता है कि कंज्यूम करने के बाद कस्टमर जो है वो इवैल्यूएट करता है कि जो उसने सोचा था क्या उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्मेंस मिली है कि नहीं मिली है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ने जो है सही से परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। क्लियर? अगर नहीं किया होगा, अगर कस्टमर डिससेटिस्फाई है, तो उस प्रोडक्ट को डाइवेस्ट कर देता है। क्या करता है? डाइवेस्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि फिजिकली और मेंटली उस प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है आफ्टर यूज। फिजिकली एंड मेंटली सेपरेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर यूज। तो यहां पर दो तरीके हैं, या तो डिस्पोज कर देगा या तो डिटैच हो जाएगा। डिस्पोज करने का मतलब क्या हो गया कि दिस इज द फिजिकल एक्ट ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जो लिया है वो अप टू द मार्क नहीं है तो उसको बेच देगा, जैसे OLX पे होता है तो सेकंड हैंड प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो सेल कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा या फिर डिस्कार्ड करेगा, नष्ट कर देगा। क्लियर? वहीं पर दूसरा क्या है? डिटैचमेंट। मेंटली और इमोशनली जब उस प्रोडक्ट से जो है आप दूर हो जाते हो कि अब तो दोबारा से प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करना है, इसके दोबारा से देखना ही नहीं है, तो दैट इज डिटैचमेंट। आप उससे मेंटली और इमोशनली डिटैच हो जाते हो। तो दो तरीके से डाइवेस्ट किया जा सकता है, या तो आप उसको डिस्पोज कर दोगे या फिर डिटैच हो जाओगे। क्लियर? या फिर दोनों ही करोगे कि डिस्पोज भी कर दिया और उससे डिटैच भी हो गया। क्लियर? तो दैट इज डाइवेस्टमेंट। तो ये जो है पूरा स्टेजेस होता है जो कि एक कंज्यूमर पास ऑन होता है डिफरेंट स्टेजेस से ड्यूरिंग द प्रोडक्ट परचेज एंड कंजम्पशन। क्लियर? तो पहले अपनी नीड को रिकॉग्नाइज करता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करता है डिफरेंट सोर्सेज से, पर्सनल हो, कॉमर्शियल हो या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो। फिर उसके बाद वो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको इवैल्यूएट करता है, वो जो है प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, फीचर्स के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे। उसके बाद फिर जो है उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेगा और उसको परचेज कर लेगा। परचेज करने के बाद फिर क्या करता है? उसको कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, यूटिलाइज करेगा, और जब यूज़ कर लेता है तो
उसके बाद फिर वो पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन या फिर पोस्ट कंजम्पशन इवैल्यूएशन करता है, यानी कि वो कंपेयर करता है कि उसने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ जो सोच के प्रोडक्ट को परचेज किया था, क्या अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। अगर परफॉर्म किया है तो वो सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, दोबारा से रीपरचेज करेगा। अगर वो डिससेटिस्फाई होगा तो दोबारा परचेज नहीं करेगा, निगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करेगा, और साथ ही साथ जो है लोगों को रोकेगा कि वो जो है दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज ना करें, और वो उसको डाइवेस्ट करेगा। डाइवेस्ट करेगा यानी कि डिस्पोज कर देगा या फिर डिटैच हो जाएगा। क्लियर? तो ये स्टेज होते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको टोटल 4 फैक्टर हैं जो कि नॉर्मली हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो फैक्टर जो कि कंज्यूमर के बाइंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहला है कल्चर, दूसरा है सोशल, तीसरा है पर्सनल, चौथा है साइकोलॉजिकल। और ये चारों फैक्टर क्या करते हैं, बायर्स के बाइंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं पे उसका कल्चर, उसका सब कल्चर, सोशल क्लास, उसके रेफरेंस ग्रुप, उसकी फैमिली, उसका रोल क्या है फैमिली में, सोसाइटी में, स्टेटस क्या है, उसकी एज क्या है, कौन सी लाइफ साइकिल के स्टेज पे है, ऑक्यूपेशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसा है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, मोटिवेशन कैसा है, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ, एटीट्यूड, ये सभी जो है किसी भी बायर के जो हैं वो अफेक्ट करते हैं उसके बाइंग बिहेवियर को। तो एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि कल्चरल फैक्टर। तो कल्चरल फैक्टर को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जो कि बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंज्यूमर के। तो पहले आता है कल्चर। तो देखिए कल्चर क्या है ब्रॉडली, यानी कि जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक ही टाइप के जो वैल्यूज, नॉर्म्स या रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो कल्चर कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, तो ये क्या है कि इंडियन कल्चर है तो पूरा लार्ज एरिया ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि क्या करते हैं कि किसी एक वैल्यू को, नॉर्म को, रिचुअल्स को, सिंबल्स को फॉलो करते हैं, तो वो कल्चर कहलाता है। तो यहाँ से जो भी हम वैल्यूज अर्न करते हैं, जो भी नॉर्म्स या रिचुअल्स या सिंबल्स को हम अर्न करते हैं, सीखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बाइंग डिसीजंस होती है। अब इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को प्रीफर किया जाता है। टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। वहीं पे वेस्टर्न साइड में चलिए तो वहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस अलग होगा, वहाँ के जो रिचुअल्स होंगे, सिंबल्स होंगे या फिर जो वैल्यूज होंगे वो अलग हैं। तो उसके हिसाब से डिमांड भी क्या होती है, कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस क्या होती है, अलग होती है। इसी तरीके से सब कल्चर है तो सब कल्चर क्या है, नेशनलिटीज के हिसाब से होता है। कल्चर जो है सब कल्चर जो है वो कल्चर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे नेशनलिटीज, रिलीजन, रेशियल ग्रुप, जियोग्राफिकल रीजन, इसके हिसाब से जो है क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं। हर रीजन का, हर जो है नेशनलिटी का, हर रिलीजन का, हर रेशियल ग्रुप का अपना ही जो है कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, सब कल्चर कहते हैं। और ये इसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है कि नीड्स, डिमांड, वांट्स जो है डिफर करती हैं और जिसके हिसाब से बाइंग प्रोसेस भी क्या होते हैं, कंज्यूमर्स के डिफर करते हैं। अब आप रिलीजन है, आप हिंदू हैं तो आपकी डिमांड, आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस जो है अलग होगी। आप मुस्लिम हैं तो आपकी डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होगी। क्रिश्चियन है तो अलग टेस्ट प्रेफरेंस होगी। तो आपके उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपके जो नीड्स हैं, बाइंग प्रोसेस वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, जो नीड है, वांट्स है, डिमांड है, वो डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आपकी बाइंग प्रोसेस भी क्या होगी, अलग होगी। इसी तरीके से सोशल क्लास, तो हर सोसाइटी में रहने वाला मेंबर क्या है, किसी न किसी सोशल क्लास में बिलोंग करता होगा। नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम देखते हैं आप, तो कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पे चलाता है। तो दीज सोशल क्लासेस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम व्हिच इंडिकेट स्पेसिफिक रोल व्हिच कैन नॉट बी चेंज। तो कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी जो है कुछ स्पेसिफिक रोल जो है क्लासीफाई कर दिए जाते हैं सोसाइटी में। तो इसके हिसाब से भी आपका जो है डिमांड होता है वो चेंज नहीं होता, और इसको आप मतलब चेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग भी आपके डिमांड जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के, यानी उसके बाइंग बिहेवियर की, वो क्या खरीदेगा, कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, वो कहीं ना कहीं ये कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास उसका जो है वो अफेक्ट करता है। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर है, नेक्स्ट है दैट इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर यानी कि सोसाइटी यानी कि आप किसके साथ रह रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बाइंग बिहेवियर पे, जो फैक्टर इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप यानी कि आप किसको रेफर करते हो। रेफरेंस ग्रुप आर ग्रुप्स दैट कंज्यूमर कंपेयर देमसेल्फ टू और एसोसिएट विथ, यानी कि या तो उसको कंपेयर करता है या फिर उससे अटैच होना चाहता है या फिर उससे जो है जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। तो उसको नॉर्मली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है, आर बेसिकली द सेट ऑफ पीपल whom you meet every day। तो प्राइमरी ग्रुप हम उस ग्रुप को कहते हैं, उन लोगों को कहते हैं जिनसे आप रेगुलरली, प्रतिदिन जो है आप मिलते हैं। जैसे कि फैमिली क्या हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया। कैन बी योर फैमिली, योर क्लोज फ्रेंड, योर रूममेट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, आप डेली इनसे मिलते हैं। और जब आप डेली इनसे मिलते हैं तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ये आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट आया है, इसको परचेज कर लो। कंपेरिजन की बात करेंगे कि आप प्रोडक्ट का जैसे सपोज कोई सैमसंग का मोबाइल लें, फिर मोटोरोला का मोबाइल लें, तो आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके
रूममेट्स, आपके क्लोज फ्रेंड, इसमें आपको हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो ये फैक्टर है। आप सपोज करिए सैमसंग लेना चाह रहे थे, लेकिन फैमिली वालों ने कहा या फिर जो अपने फ्रेंड ने कहा कि नहीं भाई मोटरोला फ़ोन अच्छा आया है, आप उसको परचेज कर लीजिए। तो ये क्या हो गया कि आपके डिसीजन को इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग, तो फैमिली की वजह से भी, क्लोज फ्रेंड की वजह से, रूममेट्स की वजह से भी आपके डिसीजन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। हैव ए डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन योर लाइफ एंड योर बाइंग डिसीजंस सिंस दे आर वेरी सिग्निफिकेंट टू यू। तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो हमसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, हम डेली उससे जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे बाइंग डिसीजन पे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। गिव यू वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर एडवाइस। तो जो प्राइमरी ग्रुप होता है नॉर्मली वो हमें जो है वेरी क्लियर और एक ऑनेस्ट एडवाइस देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो, तो इसीलिए वो हमें ऑनेस्ट जो है एडवाइस देता है बाइंग प्रोसेस में। वहीं पे सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप में क्या आता है, ये फॉर्मल ग्रुप होते हैं और लेस फ्रिक्वेंटली हम इनसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ग्रुप क्या है, फॉर्मल होता है और हम उनसे मिलते भी नहीं होंगे या फिर लेस फ्रिक्वेंटली उनसे मिलते हैं। जैसे ऑफिस के लोग हो गए, तो क्या है, कभी कभार मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। दे माइट बी प्रोफेशनल्स, योर कलीग्स, योर सीनियर एट वर्क और योर एक्वेंटेंस एट क्लब एटसेट्रा। तो आपके वो कलीग भी हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, या फिर आप क्लब में जिनके साथ आप अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो वो लोग हो सकते हैं मेंबरशिप में। तो सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है, यानी कि जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट, यानी कि जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना नहीं होता है, तो उसको हम सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं आपके बाइंग डिसीजन पे, आपके जो है कंपैरिजन पे, आपके जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे इंपैक्ट डालते हैं। द पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइमरी ग्रुप से कम जो है इनकी पावर होती है कि वो आप बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें किसी भी कंज्यूमर को, लेकिन इनका भी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छा मेरा कलीग ये यूज़ कर रहा है तो मैं भी वो यूज़ कर लूँगा, अच्छा मेरे बॉस ये यूज़ कर रहे हैं, ये ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या फिर ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हम भी वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो ये मोटिवेशन है जो आगे चल के आएगा। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं आपके बाइंग डिसीजन पे अफेक्ट करता है। वहीं पे कुछ अलग ग्रुप्स है, जैसे कि एस्पिरेशनल ग्रुप। एस्पिरेशनल ग्रुप क्या होता है कि वन टू विच ए पर्सन में वांट टू बिकम पार्ट ऑफ, यानी कि आप लोग चाहते होंगे कि हाँ मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा बन जाऊँ, इस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊँ, तो ये क्या है, एस्पिरेशनल ग्रुप कहलाता है। तो ये अलग टाइप के हैं, सोशल फैक्टर में आते हैं। नॉर्मली जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में है आपको प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप भी पढ़ना है, लेकिन एस्पिरेशनल ग्रुप को भी बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। तो एस्पिरेशनल ग्रुप यानी कि वो ग्रुप जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, और वो क्या है, वो ग्रुप भी आपके एडवाइस को, आपके जो बाइंग प्रोसेस को वो अफेक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो बट ऑब्वियस बात है कि अगर उस ग्रुप से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ ये प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप भी क्या करोगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे और आप उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे, क्योंकि आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। डिसोसिएटिव ग्रुप है। डिसोसिएटिव ग्रुप क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जिसको आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो। ठीक है, डिनाई ऑफ बिकमिंग और गेटिंग कनेक्टेड टू ए पार्टिकुलर ग्रुप। आप उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, और जब आप उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप उसको क्या करोगे, अगेंस्ट जाओगे। तो वहां से अगर कोई आता है कि हाँ आप ये प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, तो आप क्या करोगे, उसको परचेज नहीं करोगे। तो ये क्या हुआ, फैक्टर जो है अफेक्ट किया आपकी बाइंग डिसीजन पे। अगर आप उसको परचेज करना भी चाहते होगे तो नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आप वो ऐसे ग्रुप से जुड़ा होता है जिससे आप जो है अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं डिसोसिएटिव ग्रुप। ये रेफरेंस होता है। अब सोशल फैक्टर में आता है दूसरा, दैट इज फैमिली। एक तो रेफरेंस ग्रुप हो गया, अब आता है उसमें फैमिली। फैमिली क्या है, बायस बिहेवियर इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फैमिली मेंबर। देयर आर टू टाइप ऑफ फैमिली। तो दो टाइप की फैमिली होते हैं, और फैमिली आपको पता ही है कि मम्मी पापा भाई बहन, ये सब भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, और ये प्राइमरी ग्रुप में ही आते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे अफेक्ट डालता है। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल अटेंस एंड ओरिएंटेशन फ्रॉम पेरेंट्स टुवर्ड्स देयर रिलीजन, पॉलिटिक्स, सेल्फ वर्थ एक्सेट्रा। इट इज यूजली ऑब्जर्व दैट ग्रोन अप चिल्ड्रन हु आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स signify them as their ideal reference group। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि यानी आपके मम्मी पापा, यानी कि आप हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना होगा, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपके फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन यानी कि जो आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, या फिर जो भी आपके सीनियर हैं, वो आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग डिसीजन को। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन यानी कि आपके स्पाउस, आपके बेटे, आपके बेटियां, आपके चिल्ड्रन, ये क्या है, ये आ जाते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द बाइंग बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय एवरी family members such as spouse, children, parents, etc. They purchase product considering the requirements of every individual in the family। तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में क्या हो जाता है कि आप जो है क्या करते हैं कि अपने बेटे का, अपने बेटी का, अपने भाई का, अपने बहन का, अपने जो है स्पाउस का, यानी कि हस्बैंड या वाइफ का, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपनी बाइंग डिसीजंस लेते हैं। तो ये क्या है, अफेक्ट करते हैं आपके बाइंग बिहेवियर को, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो जैसे रेफरेंस ग्रुप में हो गया कि प्राइमरी ग्रुप भी आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है, सेकेंडरी ग्रुप जो है वो भी
अफेक्ट करता है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जो है अफेक्ट करता है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन भी जो है आपको अफेक्ट करता है। इसी तरीके से कुछ अलग रोल भी है जो कि फैमिली मेंबर परफॉर्म करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर, वंस हु गिव आइडिया और इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कंज्यूमर। तो इन्फ्लुएंसर कौन हो गए? वो लोग जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि अरे जैसे आपका बच्चा किसी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो तो बच्चा आपके पास आता है, कहता है कि पापा ये जो है नया प्रोडक्ट आया है, ये नया चॉकलेट आया है, नया बिस्किट आया है, चलो इसको हम खरीद के खाते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस हो गया। इन्फ्लुएंसर, आप उस बच्चे ने इन्फ्लुएंस किया, आपको इन्फॉर्मेशन दी कि ये नया मार्केट में आइटम आया है, आप उसको परचेज करिए। इसी तरीके से गेट कीपर, गेट कीपर क्या होता है? गेट कीपर आता है फैमिली मेंबर्स को यूजली पैनल द इन्फॉर्मेशन, यानी कि गेट कीपर क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को छानते हैं, साफ करते हैं, गेट प्रोटेक्ट करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन पास हो रही है या गलत इन्फॉर्मेशन पास हो रही है। डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर क्या होता है कि आप फैमिली में कोई बड़ी चीज़ लेनी, सपोज करिए कार लेना है या फिर कोई और प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उसमें जो फाइनल डिसीजन लेता है कि हाँ पापा कह दिए तो यही आएगा, तो ये होता है ना, तो दैट इज डिसीजन मेकर, यानी कि मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, या फिर आपका छोटा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो कि फाइनल डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है, कौन सा नहीं करना है। वहीं पे बायर, बायर वो हो जाता है जो है फैमिली में जो परचेज एक्चुअली में जाके परचेज करता है प्रोडक्ट को, वो बायर कहलाता है। और एंड यूज़र जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं फाइनली, तो वो क्या कहलाते हैं? एंड यूज़र कहलाते हैं। तो ये अलग अलग रोल्स हैं जो कि फैमिली मेंबर्स के होते हैं। तो ये सोशल फैक्टर में आ जाता है। वहीं पे अगला फैक्टर है सोशल फैक्टर के अंदर ही रोल एंड स्टेटस, यानी कि आपका रोल क्या है आपकी फैमिली में और आपका स्टेटस क्या है आपकी फैमिली में या फिर आपके प्रोफेशनल में, यानी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी आपके ऑक्यूपेशन है उसके हिसाब से आपका स्टेटस क्या है सोसाइटी में। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके इम्पैक्ट डालता है किस पे? बाइंग डिसीजन पे। रोल, ए पर्सन परफॉर्म डिफरेंट रोल एंड हैज डिफरेंट स्टेटस इन वेरियस ग्रुप सच एज फैमिली, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब। तो हर जगह पे आपका अलग अलग रोल होता है, अलग अलग स्टेटस होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी बाइंग बिहेवियर को चेंज करना होता है। द एक्टिविटी परफॉर्म बाई ए पर्सन इज डिफाइंड एज ए रोल एंड एवरी रोल कैरीज ए स्टेटस। हर रोल का एक स्टेटस है। अब सपोज करिए कि आरबीआई मैनेजर है, ठीक है, तो आरबीआई मैनेजर का स्टेटस क्या होगा? उसके सेल्स मैनेजर से ज़्यादा होगा, एंड सेल्स मैनेजर का जो स्टेटस है उसके रिसेप्शनिस्ट से ज़्यादा होगा। तो कोई भी एसबीआई का आरबीआई मैनेजर है तो उसका स्टेटस उसके सेल्स मैनेजर से, उसके सेल्स मैनेजर का स्टेटस उसके रिसेप्शनिस्ट से ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इनकम व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो उनके इनकम में डिफरेंस होता है, इस वजह से उनका स्टेटस भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसके भाई हिसाब से उनका बाइंग बिहेवियर भी अलग होगा। अब सपोज करिए कि रिसेप्शनिस्ट ने जो ब्रांड यूज़ कर रही होगी, बट ऑब्वियसली बात है कि जो सेल्स मैनेजर होगा उससे अच्छा ब्रांड यूज़ कर रहा होगा, और जो ब्रांड सेल्स मैनेजर यूज़ कर रहा होगा उससे अच्छा आरबीआई मैनेजर यूज़ कर रहा होगा। तो ये डिफरेंस होता है, स्टेटस के हिसाब से आप अपने बाइंग बिहेवियर को चेंज करते हो। देयरफॉर द बाइंग डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लार्जली बेस्ड ऑन इट्स रोल एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। अब मम्मी पापा हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग होंगे क्योंकि उनका रोल अलग है। भाई बहन हैं या बच्चे हैं, उनका प्रेफरेंस अलग हो क्योंकि उनका रोल स्टेटस क्या है? अलग है। फॉर एग्जांपल रोल ऑफ फैमिली मेंबर बाइंग गिफ्ट फॉर सन। अब गिफ्ट जो है सन के लिए परचेज करना है तो वहाँ पे अलग रोल आएगा। बाइंग कार फॉर फैमिली, अब कार के लिए फैमिली के लिए जो है कार परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है अलग रोल होगा कि आपको सबको देखना है, ठीक है। और फर्नीचर के केस में रोल किसका होगा? नॉर्मली क्या होता है कि जो वाइफ्स होती हैं, जो मदर्स होती हैं या फिर स्पाउस हो गई, उन्हीं का रोल ज़्यादा होता है कि हाँ कौन सा फर्नीचर लेना है, कौन सा फर्नीचर नहीं लेना है। वहीं पे अगर कार परचेज करना है तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो मेल पर्सन होते हैं या फिर जो अर्निंग पर्सन होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कार लेनी है, कौन सी कार नहीं लेनी है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉर्मली ज़्यादा आइडिया होता है। तो इस तरीके से रोल और स्टेटस मैटर करता है कि बाइंग डिसीजन क्या होगा। बाइंग चेंज हो सकता है, कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना था, कोई दूसरा प्रोडक्ट आप ले लेते हो, या फिर कोई दूसरा सोच रहे थे, कोई तीसरा प्रोडक्ट आप जाके परचेज कर लेते हो, क्योंकि ये फैक्टर कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है तीसरा फैक्टर, दैट इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर यानी कि जो कंज्यूमर होता है उसके खुद से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जैसे एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल, यानी कि आपकी एज क्या है और आप लाइफ साइकिल के कौन से स्टेज पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जैसे कि आप चाइल्डहुड हैं तो आपकी डिमांड्स अलग होती हैं, बेबी फूड आपको चाहिए होता है, ठीक है। वहीं पर आप जो है यूथ में हैं तो आपको हेल्दी फूड चाहिए होता है। एजेड हो गए हैं तो वहाँ पे आपको जो है छोटा सा ग्रीन वेजिटेबल भी चल जाता है, या फिर डाइट आपकी क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे आपका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाता है। बचपन में आपको वीडियो गेम और कार्टून्स चाहिए होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो आपको मूवीज़ देखना होता है, और बूढ़े हो जाते हैं तो आपको जो है जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आपकी देखनी होती हैं। तो क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, तो आपकी बाइंग बिहेवियर क्या होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। इसी तरीके से ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, यानी कि कंज्यूमर का जो ऑक्यूपेशन क्या है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो वो भी क्या है उसके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है कि वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय है या फिर जो है व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय है। ब्लू कॉलर एम्प्लॉय होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि नेसेसरी आइटम्स को नॉर्मली परचेज करता है, जैसे फॉर्मल क्लोथ हो गए, ऑफिस शूज़ हो गए, लंच बॉक्स हो गए। वहीं पे कंपनी हेड विल बाई लग्जरी आइटम, जैसे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय होते हैं तो वो क्या
क्या होते हैं, वो लग्जरी आइटम्स परचेज करते हैं, जैसे कि एयर ट्रेवल टिकट हो गया, कंट्री क्लब मेंबरशिप हो गया, लार्ज सेल बोट हो गया। तो कहीं ना कहीं उनके ऑक्यूपेशन, उनके इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, बाइंग बिहेवियर अलग अलग होती है, बाइक डिसीजंस अलग होते हैं। उनका लाइफ स्टाइल कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइफ स्टाइल इज ए सर्टेन वे इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स हिज लाइफ। तो लाइफ स्टाइल का मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। कुछ लोग कम इनकम में भी अच्छी लाइफ जीते हैं, कुछ लोग अच्छे इनकम में भी जो है खराब लाइफ जीते हैं। तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसी वो मैटर करता है। तो लाइफ स्टाइल के हिसाब से भी आपका जो है बैंक जो है बिहेवियर वो चेंज होता है। ए पर्सन बिलोंगिंग टू अपर क्लास विल बाई ओनली लग्जरी कार्स बिकॉज इट सूट्स हिज लाइफ स्टाइल। तो जो पर्सन है जो कि ज़्यादा पैसे कमा रहा है, फिर अपर क्लास से बिलोंग करता है, तो वो लग्जरी कार ही परचेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल को सूट करता है। भाई हम अमीर लोग हैं, हम लग्जरी कार से चलते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम साइकिल से ही चलेंगे, हम मोटरसाइकिल चलेंगे। तो ये डिफरेंस होता है, लाइफ स्टाइल ऐसा बन जाता है। तो आपके ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से ही कहीं ना कहीं ये फैक्टर आता है। तो उसके हिसाब से भी आपकी बाइंग क्या है, बिहेवियर क्या होती है, अलग अलग होती हैं। अब बट ऑब्वियस सी बात है कि आपकी लाइफ स्टाइल पुअर वाली है या फिर मिडिल क्लास इनकम के लोग हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, बाइक से ही चलेंगे। वहीं पे अगर आप अपर क्लास के लोग हैं तो आपको कार परचेज करोगे। तो बाइंग बिहेवियर क्या हो गया, अफेक्ट कर गया, किसकी वजह से, लाइफ स्टाइल की वजह से। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पर्सन का, उसके अकॉर्डिंगली क्या है आपकी बाइंग बिहेवियर चेंज होती है। हर पर्सन की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि आपके मानसिक से चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि पहले आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि आप किसी को देख के कितनी आसानी से मोटिवेट हो जाते हो। टीवी में ऐड आया, सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि ये है इन्वर्टर है, आप जो है इसको परचेज करिए, इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का है। आप मोटिवेट हो गए, सचिन तेंदुलकर जी ने कहा है अच्छा होगा, आप जाके परचेज करके लेके आए। अब बड़े बड़े एक्टर्स के जो है एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो आप कितनी जल्दी जो है मोटिवेट हो रहे हैं। आप अपनी भूख लगी तो आप कितनी जल्दी, आपने कुछ ना कुछ चाहिए होता है, थर्स्ट या डिस्कम्फर्ट आपको फील हुआ, तुरंत आप जो कि जाके जो है आप डिमांड कर लेते हैं प्रोडक्ट को। तो कितनी जल्दी आप मोटिवेट हो रहे हो, ये भी साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसकी वजह से भी आपका बाइंग डिसीजन जो है वो चेंज हो जाता है। परसेप्शन यानी कि आपका परसेप्शन क्या है। आपने सपोज करिए कोई एक प्रोडक्ट परचेज किया और आपको खराब लगा, तो अब आगे से आप उस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने परसेप्शन डाला कि उस ब्रांड का प्रोडक्ट क्या है वो खराब होता है। जैसे चाइना का प्रोडक्ट हो गया, तो चाइना का प्रोडक्ट हम नॉर्मली क्या समझते हैं कि वो खराब प्रोडक्ट है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट होता है। तो ये स्टीरियोटाइप हो गया, यानी कि जनरल बिलीफ बना लेते हैं। वहीं पे हेलो इफेक्ट क्या हो गया, व्हेन वन ट्रेट ऑफ ए पर्सन और थिंग इज यूज्ड टू मेक एन ओवरऑल जजमेंट ऑफ दैट पर्सन और थिंग। हेलो इफेक्ट भी होता है। तो ये परसेप्शन आपने देखिए, यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरी हो गया, परसेप्शन थ्योरी हो गया, लर्निंग थ्योरी हो गया। यहाँ पे हम इन डिटेल नहीं जा रहे हैं। आप जो है आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सब्जेक्ट में पढ़ा होगा थ्योरीज को, आप वहाँ से उसको इन डिटेल देख सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, आप लर्निंग थ्योरीज में इसको देख लीजिएगा। तो परसेप्शन यहाँ पे क्या हो गया कि परसेप्शन का मतलब क्या हो गया कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में, कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या आपकी धारणा है, आप कैसे किसी प्रोडक्ट को देखते हो। आपने एक बार किसी प्रोडक्ट को यूज़ किया, प्रोडक्ट खराब निकल गया, तो आपने ये जो है एक परसेप्शन बना ली कि उस ब्रांड का प्रोडक्ट बेकार होता है। वहीं पे आपने किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा, तो आपने ये प्रिज्यूम कर लिया कि हाँ उस ब्रांड का प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट अच्छे होंगे, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट अच्छे हों। तो एक जो है एक आप जनरल बिलीफ बना लेते हो, तो दैट इज परसेप्शन। तो इसकी वजह से भी आपका बाइंग बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। बट ऑब्वियस बात है, एक बार यूज़ किया तो अब आप उसको दोबारा परचेज ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका परसेप्शन क्या बन गया कि वो प्रोडक्ट खराब है, उस ब्रांड का सारे प्रोडक्ट ही खराब होंगे। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग यानी कि एक्वायरिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जब आप कहीं से किसी चीज़ को देख के या उसको प्रैक्टिस करके आप जो है कोई स्किल या कोई नॉलेज या फिर कोई एक्सपीरियंस एक्वायर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लर्निंग। यानी कि सीखना, आप चीज़ों को सीखते हैं देख के या फिर खुद प्रैक्टिस करके। तो लर्निंग लीड्स टू चेंज इन वंस बिहेवियर मेनली विथ द इंक्रीजिंग नॉलेज एक्सपीरियंसेस। लर्निंग इनेबल वन टू टेक वाइज डिसीजन। तो लर्निंग, आप सीख रहे हो, आपने देखा कि कोई भी जो है कैसे प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्या चीज़ें देखता है, क्या क्या चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करो तो उसमें क्या देखना चाहिए। रेस्टोरेंट में आप खाने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपने देखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने किसी को करते हुए देखी, तो आप भी क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप परचेज करते हो। आप गए, आपने देखा कि लोग वेटर को जो है टिप दे रहे हैं, तो आप नहीं देते थे, लेकिन आपने देखा कि लोग दे रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया और आपने भी टिप देना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज लर्निंग। आपने सीखा किसको, ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो लोग जाते हैं, लोग जाके शॉप में सीधे ब्रांड का प्रोडक्ट मांग रहे हैं, तो आपने देखा कि लोग शॉप में जाते हो सीधे उसी ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मांगते हैं, और कोई दूसरा ब्रांड यूज ही नहीं करते हैं। तो आपने देखा, तो आपने भी ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके आप भी क्या करते हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हो, और फिर आप भी वही काम करते हो कि दूसरा ब्रांड छोड़ के आप वही ब्रांड जो है प्रोडक्ट मांग रहे होते हो। तो ये क्या है, लर्निंग। आप दूसरे को देख के कितनी ज़्यादा सीख रहे हो। अगर आपके लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपके बाइंग बिहेवियर
बिहेवियर पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है बिलीफ, यानी कि आपका बिलीफ क्या है, आप क्या मानते हो, आपकी धारणा क्या है, आपका मानना क्या है। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है बाइंग बिहेवियर को। कोई कितना भी कह ले, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट सही है तो आप वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिलीफ आर अटेंड थ्रू एक्शंस एंड लर्निंग विच स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द बायस बिहेवियर। इट इज़ एन आइडिया दैट एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट एज बीइंग ट्रू। ये बिलीफ का मतलब क्या होगा कि हमारे अकॉर्डिंग ये सही है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सही है, आप चाहे कुछ भी कर लो। ब्रीफ डिपेंड अपॉन वंस फेथ, ट्रस्ट एंड ओपिनियन फॉर ए पर्सन और ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर हैव ए लॉट ऑफ फेथ और बिलीफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड बाय टाटा ग्रुप। तो ये क्या है, बिलीफ। हमारा ये मानना है कि जो टाटा ग्रुप है वो इंडियन कंपनी है, और हमारा मानना है कि उसके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो सही होंगे, अच्छे होंगे, और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। वहीं पे जो चाइना प्रोडक्ट है वो हमारे कंट्री का प्रोडक्ट नहीं है, और उसके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए लोग चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करेंगे। वहीं पे मिडिल क्लास के हो गए या फिर लोअर क्लास के इनकम लोग हो गए, तो उनका मानना है कि भाई चाइना प्रोडक्ट सस्ता है तो इसको खरीद लिया जाए, टाटा प्रोडक्ट है तो महंगा होगा। तो ये चीज़ें बिलीफ होती है, तो बिलीफ पे अपना अपना होता है। एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी कि आपकी लाइक और डिसलाइक, यानी कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपको चीज़ें पसंद है या नहीं पसंद है। एटीट्यूड इज सर्टेन वे ऑफ फीलिंग और एक्टिंग टुवर्ड ए पर्टिकुलर थिंग और ए पर्सन। पीपल हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स एरियाज लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, क्लोथ, म्यूजिक एंड फूड। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आपका लाइक या डिसलाइक हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी बाइंग बिहेवियर भी क्या होगी, चेंज होगी। कुछ लोगों को जो है मीट खाना पसंद है, कुछ लोगों को मीट खाना नहीं पसंद है। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स पसंद है, कुछ लोगों को पॉलिटिक्स नहीं पसंद है। कुछ लोगों को वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद होते हैं, कुछ लोगों को इंडियन कल्चर के ड्रेसेस पसंद होते हैं। कुछ लोगों को म्यूजिक पसंद है, कुछ लोगों को हिप हॉप म्यूजिक पसंद है, कुछ लोगों को रिमिक्स म्यूजिक पसंद है, कुछ लोगों को जो है पुराने सॉन्ग 90s के सॉन्ग 80s के सॉन्ग पसंद है। कुछ लोगों को मसाले वाली सब्जियां खाना पसंद है, कुछ लोगों को जो है सिंपल भोजन जो है पसंद है। तो अलग अलग टेस्ट और अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं। तो एटीट्यूड आपकी लाइक क्या है, आपकी डिसलाइक क्या है, ये भी जो है कहीं ना कहीं आपके बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। क्योंकि आपका जो भी एटीट्यूड होगा, जो आप लाइक करोगे उसको परचेज करोगे, अब जो भी आप डिसलाइक करोगे उसको आप परचेज नहीं करोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका बाइंग बिहेवियर चेंज होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। पहला था कल्चरल फैक्टर, दूसरा था सोशल फैक्टर, तीसरा था पर्सनल फैक्टर, चौथा था साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या फैक्टर हो, कैसे कैसे वो अफेक्ट करते हैं बाइंग बिहेवियर को। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।